तो दोस्तों, आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटड़ा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है। बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2026, जिसका सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, पेपर कोड HD 04 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका एग्ज़ाम डेट 7 अगस्त 2026। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी बालाजी क्लासेज बिराई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। खंडा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अल्हाखंड किससे संबंधित है? उत्तर, अल्हाखंड आल्हा उदल की वीरगाथाओं से संबंधित है। विद्यापति किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? उत्तर, विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर किसकी रचना है? उत्तर, सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती के रचिता कौन है? उत्तर, भारत भारती के रचिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? उत्तर, आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। जीवनी और आत्मकथा में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वर्णन जीवनी कहलाता है, जबकि लेखक स्वयं अपने जीवन का वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न डी। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। उत्तर, नाथ साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है। इसके प्रमुख कवियों में गोरखनाथ का विशेष स्थान है। नाथ साहित्य में योग साधना, आत्मसंयम और आध्यात्मिक अनुभूति को विशेष महत्व दिया गया है। नाथ कवियों ने मनुष्य को बाहरी आडंबरों से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनके साहित्य में हठयोग, गुरु महिमा, वैराग्य और आत्मसंयम प्रमुख विषय हैं। नाथ साहित्य में सांसारिक मोह माया से दूरी और साधना के माध्यम से आत्मिक शक्ति प्राप्त करने की भावना दिखाई देती है। नाथ कवि ने शरीर और मन को साधना का माध्यम माना। इनकी भाषा लोक जीवनिक थी। उन्होंने कठिन आध्यात्मिक विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके साहित्य का प्रभाव बाद की संत काव्यधारा पर भी पड़ा। नाथ साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रूढ़ियों और बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक साधना पर बल देना है। इस प्रकार नाथ साहित्य ने हिंदी के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद के निर्गुण संत साहित्य के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। तुलसीदास के काव्य की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। उत्तर, तुलसीदास भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनके काव्य में भगवान राम के प्रति गहरी और अन्य भक्ति दिखाई देती है। उनकी भक्ति में श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और लोकमंगल की भावना का सुंदर समन्वय है। तुलसीदास ने राम को केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं बल्कि आदर्श मानव और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप ही प्रस्तुत किया। उनके राम सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य के प्रतीक हैं। तुलसी की भक्ति में दासी भाव प्रमुख है। भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानकर पूर्ण समर्पण करता है। हनुमान का चरित्र भी इसी आदर्श भक्ति का उदाहरण है। तुलसीदास की भक्ति लोक जीवन से जुड़ी हुई है। वे केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते बल्कि समाज के कल्याण और नैतिक जीवन को भी महत्व देते हैं। उनकी भाषा सरल और जन सामान्य केंद्रित है। रामचरितमानस में भक्ति के साथ नीति, धर्म, आदर्श परिवार और सामाजिक मूल्यों का भी सुंदर चित्रण मिलता है। इस प्रकार तुलसीदास की भक्ति भावना प्रेम, समर्पण, मर्यादा और लोकमंगल पर आधारित है। से रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, रीतिकालीन काव्य की एक महत्वपूर्ण धारा रीतिबद्ध काव्य है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए कविता की रचना की। केशवदास, बिहारी और मतिराम आदि इसके प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। रीतिबद्ध काव्य में रस, अलंकार, नायिका भेद, नक्शिक, वर्णन और काव्य के लक्षणों को विशेष महत्व दिया गया। कवियों ने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। इस काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। नायक नायिका के प्रेम, मिलन, विरह तथा सौंदर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ। अलंकारों के कारण भाषा में कलात्मकता और चमत्कार उत्पन्न हुआ। रीति काव्य में दरबारी संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। अनेक कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। इस प्रकार रीतिबद्ध काव्य काव्यशास्त्रीय नियमों, श्रृंगार, अलंकार और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। फाइ द्विवेदी युग में गद्य साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर, द्विवेदी युग हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस समय हिंदी गद्य को अधिक व्यवस्थित, व्याकरण सम्मत और विचार प्रधान रूप मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के परिष्कार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लेखकों को भाषा की शुद्धता, स्पष्टता और अनुशासन की ओर प्रेरित किया। इस काल में निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता और अन्य गद्य विधाओं का विकास हुआ। साहित्य में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और नैतिकता जैसे विषयों को प्रमुखता मिली। द्विवेदी युग के गद्य में तर्क, विचार और उद्देश्यपरकता दिखाई देती है। साहित्य को समाज सुधार का माध्यम मानने की प्रवृत्ति मजबूत हुई। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का व्यापक प्रचार हुआ। भाषा को सामान्य पाठकों के लिए अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। इस काल ने आगे आने वाले आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इसी कारण द्विवेदी युग को हिंदी गद्य के विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। 6. छायावाद और प्रकृति के संबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर: छायावादी कविता में प्रकृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी भावनाओं और अनुभूतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। पंत के काव्य में प्रकृति का कोमल और सौंदर्यपूर्ण रूप प्रमुख है। प्रसाद ने प्रकृति के माध्यम से भाव और रहस्य की अभिव्यक्ति की। महादेवी ने प्रकृति को अपनी वेदना और आत्मानुभूति से जोड़ा। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। पेड़, फूल, बादल, चांद और पवन आदि को मानवीय भावनाओं से युक्त करके प्रस्तुत किया गया। प्रकृति के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, आनंद, रहस्य और विरह जैसे भावों को व्यक्त किया गया। प्रकृति छायावादी कवियों के लिए आत्माभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। इस प्रकार छायावादी काव्य में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, बल्कि कवि की भावनाओं की सहचरी और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी में आत्मकथा साहित्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: आत्मकथा हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों, संघर्षों, उपलब्धियों और भावनाओं का स्वयं वर्णन करता है। आत्मकथा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आत्मानुभव है। लेखक अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को स्वयं प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि की स्पष्ट छाप रहती है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की सफलताओं के साथ साथ कठिनाइयों और कमजोरियों को भी प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए इसमें ईमानदारी और आत्मविश्लेषण का विशेष महत्व है। इस विधा में व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उस समय के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का चित्रण भी हो सकता। आत्मकथा की भाषा लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार सरल, भावपूर्ण, गंभीर या आत्मीय हो सकती है। हिंदी में महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग जैसी आत्मकथात्मक कृति अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रकार आत्मकथा केवल किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण नहीं, बल्कि उसके अनुभवों, विचारों और व्यक्तित्व के विकास का साहित्यिक दस्तावेज भी होती है। 8. समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। उत्तर: समकालीन हिंदी कविता आधुनिक समाज की बदलती परिस्थितियों और समस्याओं को अभिव्यक्त करती है। इसमें आज के मनुष्य के जीवन, संघर्ष और सामाजिक परिस्थितियों को प्रमुखता दी गई है। समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति यथार्थबोध है। कवि गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और आम आदमी की समस्याओं को अपनी कविता में स्थान देता है। इसमें आम आदमी के जीवन को विशेष महत्व मिला है। किसान, मजदूर, स्त्री, निम्न वर्ग और संघर्षरत व्यक्ति कविता के प्रमुख विषय बने हैं। समकालीन कविता में स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी समस्याओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसी प्रकार दलित और वंचित समाज की आवाज भी कविता में अधिक स्पष्ट हुई। भाषा की दृष्टि से समकालीन कविता में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। कवि प्रतीकों, बिंबों और व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को व्यक्त करता है। समकालीन कविता में व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक चेतना दोनों का समन्वय मिलता है। इसलिए यह कविता आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 9. हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन के चित्रण पर प्रकाश डालिए। उत्तर: हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण विशेष महत्व रखता है। भारत की बड़ी आबादी लंबे समय तक गांवों में रहती रही है। इसलिए ग्रामीण समाज उपन्यासकारों के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन को हिंदी उपन्यास में प्रभावशाली स्थान दिया। उनके उपन्यास गोदान में किसान जीवन, आर्थिक शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानता का चित्रण मिलता है। ग्रामीण उपन्यासों में किसान, मजदूर, जमींदार, साहूकार और ग्रामीण स्त्रियों के जीवन को प्रस्तुत किया गया है।
खेती, ऋण, गरीबी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक संबंध इनके प्रमुख विषय हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन में आए परिवर्तन भी हिंदी उपन्यासों में दिखाई देते हैं। गांव की राजनीति, शिक्षा, आर्थिक परिवर्तन और आधुनिकता के प्रभाव को भी उपन्यासकारों ने चित्रित किया। ग्रामीण जीवन के चित्रण में स्थानीय भाषा, बोली, लोकगीत, लोकविश्वास और परंपराओं का प्रयोग उपन्यास को अधिक जीवंत बनाता है। इस प्रकार हिंदी उपन्यास ने ग्रामीण समाज की समस्याओं, संघर्षों और सांस्कृतिक जीवन को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डेन। सूरदास के काव्य में वात्सल्य भावना का विवेचन कीजिए। उत्तर। सूरदास भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनके काव्य में कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण चित्रण मिलता है। विशेष रूप से वात्सल्य रस के चित्रण में सूरदास को हिंदी साहित्य का महान कवि माना जाता है। सूरदास ने बालकृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बालकृष्ण का खेलना, माता यशोदा से हट करना, माखन खाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना और शरारत करना आदि प्रसंगों को उन्होंने अत्यंत जीवंत बनाया है। सूरदास की विशेषता यह है कि उन्होंने बालकृष्ण को केवल ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य बालक के रूप में भी प्रस्तुत किया। इससे उनके काव्य में स्वाभाविकता और आत्मीयता उत्पन्न हुई। माता यशोदा और कृष्ण के संबंधों का चित्रण अत्यंत मार्मिक है। यशोदा का वात्सल्य, चिंता, प्रेम और कभी-कभी बालकृष्ण पर नाराज होना मानवीय भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। सूरदास के वात्सल्य चित्रण में बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म समझ दिखाई देती है। बालक की जिज्ञासा, हेट, चंचलता और खेलप्रियता का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो बाल कृष्ण की लीलाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भाषा में मधुरता, संगीतात्मकता और चित्रात्मकता मिलती है। सूरदास ने वात्सल्य के माध्यम से भक्ति को अत्यंत आत्मीय बना दिया। भक्त और भगवान के बीच माता पुत्र जैसा संबंध स्थापित करके उन्होंने भक्ति को मानवीय संवेदना से जोड़ दिया। अतः सूरदास के काव्य में वात्सल्य केवल बालक के प्रति माता का प्रेम नहीं है, बल्कि वह भक्ति, प्रेम और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक महान साहित्यकारों में प्रमुख हैं। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता और सामाजिक लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। भारतेंदु के साहित्य में राष्ट्रीय भावना प्रमुख है। उन्होंने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की तथा जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। अंधेर नगरी उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। उनके साहित्य में सामाजिक सुधार की भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु ने हिंदी को सरल और जनसामान्य के निकट बनाने का प्रयास किया। उनके साहित्य में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग मिलता है। भारतेंदु ने आधुनिक साहित्यिक विधाओं के विकास को भी प्रोत्साहित किया। नाटक, निबंध, पत्रकारिता और आधुनिक गद्य के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को परंपरा से आधुनिकता की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक गद्य के विकास के कारण हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक यथार्थ का विवेचन कीजिए। उत्तर। प्रेमचंद हिंदी कहानी के महान रचनाकार हैं। उन्होंने कहानी को मनोरंजन के सीमित दायरे से निकालकर सामाजिक जीवन और आम आदमी की समस्याओं से जोड़ा। उनकी कहानियों में भारतीय समाज का वास्तविक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों में किसान, मजदूर, गरीब, स्त्री और निम्न मध्य वर्ग प्रमुख पात्र हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी, शोषण, असमानता और रूढ़ियों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का विशेष स्थान है। किसान की आर्थिक कठिनाइयाँ, साहूकार का शोषण
और सामाजिक दबाव का भाव उनकी अनेक कहानियों में दिखाई देता है। प्रेमचंद ने स्त्री जीवन की समस्याओं को भी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। उनके साहित्य में स्त्री केवल कमजोर पात्र नहीं ना बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से संघर्ष करने वाली मनुष्य के रूप में सामने आती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में कफन, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी आदि शामिल है। इन कहानियों में अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों और मानवीय भावनाओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद का यथार्थ केवल समस्याओं का चित्रण नहीं है। उनके साहित्य में मानवता, करुणा, नैतिकता और सामाजिक परिवर्तन की भावना भी दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल है। संवाद स्वाभाविक है और पात्र जीवन से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज के यथार्थ का संवेदनशील चित्रण करती है। उन्होंने हिंदी कहानी को सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और यथार्थवादी दृष्टि प्रदान की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श हिंदी साहित्य की आधुनिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसमें स्त्री के जीवन, अधिकार, स्वतंत्रता, असमानता, शोषण और सामाजिक स्थिति से जुड़े प्रश्नों को अभिव्यक्ति दी जाती है। परंपरागत साहित्य में स्त्री को प्रायः परिवार और सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में देखा जाता था। आधुनिक साहित्य में स्त्री स्वयं अपनी पहचान और अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाती है। नारी विमर्श में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, विवाह, परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक भेदभाव और आत्मनिर्णय जैसे विषय प्रमुख हैं। हिंदी की अनेक महिला रचनाकारों ने स्त्री जीवन की वास्तव समस्याओं को साहित्य में स्थान दिया। इससे हिंदी साहित्य में स्त्री के अनुभवों और दृष्टिकोण को अधिक महत्व मिला। नारी विमर्श का उद्देश्य पुरुष विरोध नहीं बल्कि समानता, सम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना है। इसने साहित्य को समाज के एक महत्वपूर्ण पक्ष को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर संस्मरण और रेखाचित्र दोनों हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य और प्रस्तुति अलग होती है। संस्मरण में लेखक किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से जुड़ी अपनी स्मृतियों और अनुभवों को प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत अनुभूति और स्मृति का विशेष महत्व होता है। रेखाचित्र में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके प्रमुख गुणों का संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति का ऐसा साहित्यिक चित्र प्रस्तुत करना है जिससे उसका व्यक्तित्व पाठक के सामने स्पष्ट हो जाए। संस्मरण में घटनाओं और स्मृतियों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, जबकि रेखाचित्र में चयनित विशेषताओं के माध्यम से व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। दोनों विधाओं में लेखक की दृष्टि और संवेदना महत्वपूर्ण होती है। दोनों में वास्तविक जीवन से जुड़े व्यक्तियों और अनुभवों को साहित्यिक रूप दिया जाता है।